Hello dear students, welcome back. Myself Neha, and from today we are going to discuss the questions of various chapters. Starting with our first chapter, that is recombinant DNA technology, and in class 12 CBSE board examination, this chapter is of 15 marks. So this is a very important chapter, and today we will discuss the 2 marks question, and while discussing the questions we will thoroughly discuss the concept behind those answers. So let's start, and the questions you will get in the blog link, and I will give the blog link in the description box below. So the first question is, if you want to check the production of recombinant proteins, which vector we should use and why? अगर हमें कभी भी recombinant प्रोटीन को एक्सप्रेस कराना है, प्रोड्यूस कराना है, तो हम कौन सा वेक्टर लेते हैं? We will always take expression vectors. And it also asks why. Why we would take the expression vectors? Actually, in the expression vectors, there is a presence of the signals which are required for the post-transcriptional and post-translational modifications. जो सिग्नल्स नेसेसरी होते हैं, आपके पास डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा. Until and unless इस डीएनए को सिग्नल नहीं मिलेगा कि इसको प्रोडक्शन करना है, तब तक प्रोटीन नहीं बनेगा. इसीलिए ऐसे वेक्टर्स जिनके पास ये से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के आगे हमारा सिग्नल प्रेजेंट होता है. जीन ऑफ इंटरेस्ट, it is also can be written as GOI. जब ये सिग्नल इसको इंफॉर्मेशन देगा yes, then it will produce the protein. So we can say that while we have to produce the recombinant protein, we will use the expression vectors, and the example of such vector which is given in our book is PUC19. यहीं से हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं. ये PUC19 किस तरह का वेक्टर है? PUC19 इज अ प्लाज्मिड. वेक्टर्स बहुत सारे होते हैं. इट इज अ प्लाज्मिड वेक्टर एंड यूसी इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. इस यूनिवर्सिटी ने ये वेक्टर दिया था, इसीलिए इसको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है. PUC19, इसमें बहुत सारी तरह के वेक्टर्स हैं, PUC10, PUC11, PUC12. So this PUC19 is specifically a expression vector. So the next question with us is, give the restriction site of EcoR1 and HIND3. सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, EcoR1 की और HIND3 की साइट क्या है और उसका वेक्टर क्या है, सॉरी सोर्स क्या है. EcoR1 is a restriction endonuclease. HIND3, yes, next is a HIND3. इनके रेस्ट्रिक्शन साइट क्या है और माइक्रोबियल सोर्स क्या है. माइक्रोबियल सोर्स का मतलब होता है जिस ऑर्गेनिज्म से ये हमें मिलता है. तो हमें पता है कि जब भी हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम लिखते हैं,
उस रेस्ट्रिक्शन एंडो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम लिखते हैं, वो इसके माइक्रोबियल सोर्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास माइक्रोबियल सोर्स है ई कोलाई, एस्केरिशिया कोलाई। इट इज अ बैक्टीरिया एंड हिंट 3 इट इज obtained from Haemophilus influenzae. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट जो है इको R1 की, दैट इज (5' to 3', 5' to 3'. और जो हमारी हिंट 3 की साइड है दैट इज AAGC TT एंड AAGC TT. यहां पर हमारे पास अगेन कंसेप्ट है, यहां पर जो क्लीवेज होती है दैट इज not symmetrical, it is unsymmetrical cleavage which is also known as sticky cleavage, and here the cleavage is as this. nomenclature की बात करते हैं। अभी हमने कहा जो इको R1 है that is derived from a bacteria E. coli, Escherichia coli. नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारा जीनस होता है एंड दिस इज स्पीशीज. ई इज फॉर जीनस, फर्स्ट लेटर इज फ्रॉम जीनस, देन सेकेंड 2 इज फ्रॉम स्पीशीज, देन आर इज फॉर स्ट्रेन, ये वाला जो आ रहा है हमारे पास, these 2 words, इसके बाद ये आर आता है, दिस इज फॉर स्ट्रेन एंड 1 इज द नंबर ऑफ restriction endonuclease derived from this strain. तो यहां से हमें 2 चीजें क्लियर हो गई कि आपके पास जो भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा उसका माइक्रोबियल सोर्स डिटरमिन करेगा उसका नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, एंड सेकेंड इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्लीवेज साइट. दीज आर द रिकॉग्निशन साइट्स, इनको हम रिकॉग्निशन साइट्स बोलते हैं, और ये दोनों ही हमारे ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो हमें स्टिकी एंड देते हैं, ब्लंट एंड नहीं देते. मीन्स यहां पर सिमेट्रिकल क्लीवेज नहीं हो रही, बट दोनों ही सीक्वेंसेस में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है. और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होती है, जिसको हम जब भी 5' से पढ़ेंगे वो सेम रीड करेगा. से यहां पर 5' से रीड किया GAATTC, इधर से रीड किया GAATTC. सिमिलरली जब हम हिंट 3 की क्लीवेज साइट पढ़ते हैं AAGCTT, सिमिलरली AAGCTT. पैलिंड्रोमिक मीन्स mirror images. So now move to the third question. What is the difference between DNTPs and DDNTPs? This is also very important in relation with the Sanger's method. Sanger's method खुद में बहुत important question है और उसका principle इन 2 words पे based है. One is DNTP and another is DDNTPs. फुल फॉर्म की तरफ मूव करते हैं. DNTPs means deoxy nucleotide triphosphates, while
DDNTPs are dideoxy. Deoxynucleotide triphosphates and dideoxynucleotide triphosphates. और ये वही दोनों चीजें हैं जिनसे हमारा स्ट्रक्चर सैंगर्स मेथड में प्रिंसिपल का कंसेप्ट. दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए. डीएनए डीएनटीपीज को जोड़कर बनता है. डीऑक्सी मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. Here dideoxy means removal of 2 oxygen groups. अब ये रिमूवल हो कहां से रहा है? जब हम डीएनटीपी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कोई भी न्यूक्लियोटाइड मिलके बनता है 3 चीजों से. वन इज फोस्फेट प्लस राइबोज शुगर, बट हेयर इट इज डीऑक्सी राइबोज शुगर, क्योंकि डीएनए की हम बात कर रहे हैं. एंड थर्ड इज एनी ऑफ द नाइट्रोजिनस बेस. अगर डीएनए की बात करें तो हमारे पास 4 नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं. इन चारों में से कोई भी डीएनए में प्रेजेंट होता है. तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है. दिस इज फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट प्राइम कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंड दिस इज फिफ्थ. This is triphosphate. This is triphosphate. यहां पर थर्ड पोजीशन पे H और OH दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट सेकेंड में सिर्फ H प्रेजेंट होता है. एंड हेयर इट इज प्रेजेंस ऑफ अ नाइट्रोजिनस बेस. ATGC में से कोई भी नाइट्रोजिनस बेस हो सकता है. एंड सेकेंड इज डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट. जब हम डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, द स्ट्रक्चर इज एंटायरली सेम एक्सेप्ट टू दैट ऑफ थर्ड पोजीशन. सेकेंड पोजीशन पे HH है. यहां पर थर्ड पोजीशन पे HOH था, बट here it is only H, and this is the only difference between two. यहाँ पर उसी तरह से फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहेगा. कॉन्टिन्यूएशन में दिखा दिया है. एंड हेयर इट इज H एंड नाइट्रोजिनस. अगर हम इसकी बॉन्डिंग करें तो इसकी बॉन्डिंग इस तरह से. हमने यहां पर सीधा दिखाया, यहां स्पेस कम था, तो यहां पर अब होता क्या है, जब हमारे पास डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा, दिस DDNTP and this is DNTP, it is able to form the phosphodiester bond with the next nucleotide. इसकी वजह से नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ ये फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना सकता है. जबकि अगर DDNTP होगा तो यहाँ पर OH नहीं है. इस वजह से जो नेक्स्ट लिंकेज होनी है वो फिजिबल नहीं होगी. एंड देयरफॉर this DDNTP is responsible for the chain termination. ये चेन को आगे बढ़ने ही नहीं देता. तो ये हमारे पास हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज if there are 2 strands of DNA samples. So this is clear. And still if you have any query, then just comment. I will answer your queries up to the extent it is possible for me.
So fourth is if there are 2 strands of DNA sample, after 25 cycle, how many copies of DNA sample will be produced? So for this we have to remember a formula. DNA copies कितनी बनती है? It is 2 raised to power n. So here n is number of cycles, and this formula is for when started with only one strand. जब हम किसी एक स्ट्रैंड के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पर हम 2 स्ट्रैंड के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स into 2 raised to power n, and n is the number of cycle. So हमारे पास n है 25, number of strands है 2. So this is the answer. Next, in the same question, they have asked the denaturation temperature, annealing temperature and polymerization reaction temperature. तो यहाँ पर PCR थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. जब हम PCR की बात करते हैं, PCR में हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप इज denaturation, second is annealing, and third is polymerization, or we can say extension. पूरा डिटेल में जब भी कोई नया क्वेश्चन आएगा वहां डिस्कस कर लेंगे. यहाँ सिर्फ टेम्परेचर्स डिस्कस करते हैं. पीसीआर में होता क्या है, इफ वी स्टार्ट विथ दिस स्ट्रैंड, यहाँ पर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है. डीनेचुरेशन में दीज 2 स्ट्रैंड्स गेट सेपरेटेड, और 2 स्ट्रैंड्स के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए. सो इट इज above 80 degrees Celsius. For the annealing, we need a lower temperature, that is between 40 to 60 degrees Celsius. अब anneal किसको करना है? anneal का मतलब होता है जोड़ना. यहां पर प्राइमर्स जुड़ते हैं. प्राइमर्स हमारे 5 प्राइम डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पर भी 5 प्राइम की डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं. तो एक्सटेंड जहां पर करना है उससे पहले उसको बाइंड करना है. यहाँ पर ये बाइंड करते हैं, एंड फॉर दिस द टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज 40 to 60 degrees Celsius. This is variable when we do it in the laboratories. In various book you can find it 90 degrees Celsius or 94 degrees Celsius. Here it is approximately 50 to 55 degrees Celsius, but it is according to our book. So for the polymerization means यहाँ पर हो रहा है एक्सटेंशन. ये हमारे प्राइमर्स थे और इन्होंने यहाँ पर नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर दिया. So for this particular reaction, the temperature required is approximately 70 to 72 degrees Celsius. So this is about the 3 steps of the PCR reaction, and how we can calculate the strands of the DNA. Now the next question is, on which technique DNA fingerprinting is based? Again important question. जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं तो हमारे सामने एक टेक्निक आती है, दैट इज RFLP. DNA fingerprinting was given by Alec Jeffrey. एक्चुअली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या? जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स की बात की जाती है,
we all have different fingerprints. Similarly, we all have the different DNAs throughout the universe. जितने भी living organisms है जिनके अंदर DNA as a genetic material present है, that DNA is different from each and every individual, except, still there is exception, the maternal twins, or we can say the identical twins. जो identical twins होते हैं उनका DNA exactly same होता है, otherwise each and every individual have the different DNA, और उस difference को यहाँ use किया गया है for the identification of two different persons, individuals. And the concept behind this is they have asked the technique. So this is of RFLP. What is RFLP? It is restriction fragment लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. अब हमसे सिर्फ 2 नंबर का सवाल पूछा गया है. So in accordance with 2 marks, what we have to write in this question? So we will write DNA fingerprinting works on the concept of RFLP, that is restriction fragment length polymorphism, and how this RFLP works when we treat. The concept here is when we treat the DNA of 2 different individuals, the DNA of 2 different individuals with same restriction endonuclease. We will get different sized fragments, और उन different sized fragments को हम study करते हैं with the help of gel electrophoresis. So let's take an example. This is individual A, this is individual B. यहाँ पर हमें क्या करना है? We will isolate the DNA of these 2 organisms, these 2 individuals, और दोनों को हमने से किसी एक restriction endonuclease से क्लीव कराया. अगर इन दोनों में डिफरेंस है तो हमें डिफरेंट साइज्ड फ्रेगमेंट्स मिलेंगे. यहाँ पर हम लिख सकते हैं we will get different sized fragments, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इनकी रिकॉग्निशन साइज में साइट में डिफरेंस होगा, और उन डिफरेंट साइज फ्रेगमेंट को हम स्टडी करने के लिए इनको रन कराएंगे ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. वी विल डू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें अगर ये दोनों ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट है तो हमें डिफरेंट साइज फ्रेगमेंट्स मिलते हैं. सो in this question we will specifically write the technique behind the DNA fingerprinting is RFLP. RFLP is the restriction fragment length polymorphism, which works on the principle of creating different size fragments while cleaving with the same restriction endonuclease, and then we can identify the 2 DNA और 2 individuals. तो ये क्रिमिनोलॉजी में, फोरेंसिक्स में, पेरेंटेज डिटर्मिनेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है. The next question is, what are the disadvantages of using E. coli for production of eukaryotic proteins? Again a important question, अलग अलग फॉर्म्स में कई बार पूछा जा चुका है. Disadvantages of using, and the question number is 6.
using E. coli for production of eukaryotic genes. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि E. coli क्या है. E. coli is a prokaryotic host. It is a prokaryote, and we know that in a eukaryotic gene there are one important thing, introns and exons both. जब भी यूकैरियोटिक जीन होगा तो उसके अंदर इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों प्रेजेंट होंगे. एंड टू गेट इट फंक्शनल, डीएनए से आरएनए बनता है एचएनआरएनए, और इस एचएनआरएनए से जब एमआरएनए बनता है तो यहां पर कुछ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होती है. ये है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें स्प्लाइसिंग है अगर हम यूकैरियोट्स के केस में बात करें. नेक्स्ट इज कैपिंग एंड थर्ड इज टेलिंग. तो यहां पर क्या होता है, अगर यूकैरियोटिक होस्ट नहीं है, मींस इट इज अ प्रोकैरियोटिक होस्ट, इट इज नॉट एबल टू परफॉर्म ऑल दीज एक्टिविटीज. ये इंट्रॉन्स को रिमूव नहीं कर पाएगा, तो हमारे पास प्रॉपर प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होगा. देयरफॉर टू हैव द प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, द आंसर इज टू हैव द ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव and proper protein folding. इन दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंटली हमें एक यूकैरियोटिक होस्ट ही चाहिए, क्योंकि कभी भी प्रोकैरियोटिक होस्ट में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस नहीं हो सकती. एंड फॉर दिस यू कैन रेफर द टॉपिक होस्ट सेल्स ऑफ योर बुक. कि हमें कौन सा होस्ट किस कंडीशन में लेना चाहिए. rather E. coli is the most preferred host, but कुछ कंडीशंस में हम E. coli को यूज नहीं कर सकते. So this is all about this. And the next question is, what is the principle of blue-white selection? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका एक वीडियो बहुत अर्ली स्टेजेस में अपलोड किया था, कि तब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. हो सकता है बहुत ज्यादा क्लैरिटी वहां पर भी नहीं हो, दोबारा इसको कभी डिस्कस कर लेंगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, ब्लू वाइट सिलेक्शन. ये पूछता है ब्लू वाइट सिलेक्शन के पीछे प्रिंसिपल क्या है. ब्लू वाइट सिलेक्शन हम किस में करते हैं, पग सीरीज के वेक्टर्स में करते हैं. एंड दीज पग सीरीज वेक्टर्स have a gene in them, and that gene is known as lag-Z gene. जब हम इस पग वेक्टर के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं तो ये lag-Z के अंदर जाकर इंसर्ट होता है. ये बहुत स्पेसिफिक है. हम lag-Z को क्लीव करते हैं विद द स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और जब ये क्लीव होता है तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पर आ जाता है. अभी इस कंडीशन में lag-Z इज एक्टिव, बट जब हम यहां पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो क्या होगा. यहां पर देखिए, ये हमारा एक जीन था, इसके सीक्वेंस में बीच में हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी, तो उस वजह से क्या होगा, क्या ये जीन अब एक्टिव रह पाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो कोई फॉरेन सीक्वेंस है. नाउ इट इज इनएक्टिव.
तो यहां पर भी यही होगा. नाउ इट बिकम्स लैगजेड नेगेटिव और वी कैन से इट बिकम्स इनएक्टिव. कौन इनएक्टिव हो गया? सिर्फ लैगजेड. अब लैगजेड के इनएक्टिव होने से क्या प्रॉब्लम हो रही है? एक्चुअली होता क्या है, लैगजेड इज एबल टू प्रोड्यूस a gene lactate is able to produce a protein known as beta galactosidase. ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है and this beta galactosidase is able to act on substrate X-gal. मीन्स ये X-gal को डाइजेस्ट कर सकता है. X-gal कैसा सबस्ट्रेट है? इट इज अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट. इस क्रोमोजेनिक का क्या मतलब है? कलर प्रोड्यूसिंग. मीन्स जब X-gal क्लीव होता है देन इट प्रोड्यूसेस ब्लू कलर. अब प्रिंसिपल में हमें 2 ही लाइनों में आंसर लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? दिस ब्लू व्हाइट सिलेक्शन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द लैगजेड. एक्चुअली व्हाट हैपेंस, lactate is able, just in 2 lines, lactate is able to produce beta galactosidase. This beta galactosidase can act on the substrate X-gal to convert it into a blue color. But if lactate is not active, it will not produce the blue color. So we can select, if the gene of interest is present, then our colonies is of white color. अगर gene of interest present होगा तो colonies का color white होगा. इस स्पेसिफिक टॉपिक के लिए जो वीडियो बनाया था उसका लिंक भी मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो जहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट लैगजेड के अंदर है वहां पर व्हाइट कॉलोनीज आएगी और जहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, नॉट प्रेजेंट, वहां पर लैगजेड काम कर रहा है तो वहां पर ब्लू कलर की कॉलोनीज है. तो हमारे इंटरेस्ट की कॉलोनीज कौन सी है? यस, द कॉलोनीज ऑफ आवर इंटरेस्ट इज व्हाइट. सो we will move to the next question. Next is the why restriction